हेलो दोस्तों, मैं बीपी मौर्य आज आपका हिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में आज दोस्तों हम इसके स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, किसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं और इसको कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों, आज हम इसके पूरे स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्वरूप क्या होता है। अगर दोस्तों हम स्वरूप इसको समझ गए तो हमें इतिहास पे एकदम से समझ में आने लगेगा। दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे इतिहास का तीन शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इति प्लस हास। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है दोस्तों इस प्रकार। इति का मतलब इस प्रकार प्लस हास का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो घटित हुआ होगा, मतलब अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं का क्रमबद्ध अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों समझना, अगर समझ में आया तो इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है इस प्रकार, हास का मतलब होता है घटित हुआ होगा। घटित हुआ होगा तो दोस्तों इस प्रकार घटित हुआ होगा मतलब अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाता है। अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई है उनका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाता है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है इसमें, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये कहाँ के इतिहासकार थे? ये यूनान के थे दोस्तों। कहाँ के थे? यूनान के। एक बार फिर से दोस्तों समझना, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से निकाल कर लेते हैं। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक इति और दूसरा हो जाता है हास। इति का मतलब होता है इस प्रकार, हास का मतलब होता है दोस्तों घटित हुआ होगा, मतलब अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाता है। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हेरोडोटस को। ध्यान रखना दोस्तों इसको, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। ये कहाँ के इतिहासकार थे? तो ये यूनान के थे। कहाँ के दोस्तों? यूनान के। अब आ जाते हैं दोस्तों इतिहास। अगर इतिहास का स्वरूप हमें समझ में आ गया तो हमें इतिहास को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात होती है इतिहास का स्वरूप समझना। दोस्तों सबसे बड़ी बात इतिहास का स्वरूप समझना। अगर आपको इतिहास का स्वरूप समझ में आ गया तो आपको इतिहास पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आइए दोस्तों इतिहास का स्वरूप देखते हैं। देखो इतिहास का स्वरूप क्या होता है दोस्तों? इतिहास हम लोग तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में? पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा क्या होता है दोस्तों? ऐतिहासिक काल। दोस्तों फिर से एक बार देख रहे हैं, इतिहास को कितने पार्ट में तोड़ते हैं, कितने भाग में? तो पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा क्या होता है? ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों इसको हम पहला, दूसरा और ये क्या हो जाता है? तीसरा। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल हम लोग कैसे पता पाएंगे कि हमसे प्रागैतिहासिक काल होता है, कौन सा आद ऐतिहासिक काल होता है, कौन सा ऐतिहासिक काल होता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसको लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों समझना, प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता, सिर्फ लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल तो देखो दोस्तों समझना, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हो और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आद ऐतिहासिक काल। ध्यान से समझना दोस्तों, आद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो प्लस पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो लिखित साक्ष्य मिले हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं।
जो इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो पढ़े नहीं जा सके, जो इसमें लिखित साक्ष्य वो पढ़े नहीं जा सकी है, इसीलिए हम लोग इसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों एक बात फिर से समझना, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों? जिसमें लिखित साक्ष्य प्लस पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त है, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों? ऐतिहासिक काल में होता है इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त है। इसमें जो लिखित साक्ष्य मिले उसे पढ़ा जा चुका है, तो इसे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं प्लस पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसमें क्या है? इसमें बस इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, इसमें जो लिखित साक्ष्य है उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन जो इसमें लिखित साक्ष्य है दोस्तों उसे पढ़ा जा चुका है। इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, इसमें जो लिखित साक्ष्य है उसे पढ़ा जा चुका है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, देखो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? इसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों आद ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें जो लिखित साक्ष्य प्राप्त है उसे हम पढ़ नहीं सकते, मतलब ये पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे हम आद ऐतिहासिक काल रखते हैं। ऐतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों? इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है प्लस पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त है, इसमें जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे पढ़ा जा सका है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। एक बात दोस्तों याद रखना, जिस दिन ये ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ, जिस दिन ये पढ़ लिया जाएगा, ये कौन से काल में चला जाएगा? ऐतिहासिक काल में चला जाएगा। जो लिखित साक्ष्य आद ऐतिहासिक काल में प्राप्त हुए हैं, जिस दिन ये पढ़ लिया जाएगा उस दिन किस काल में चला जाएगा दोस्तों? ये ऐतिहासिक काल में चला जाएगा। तो अब देखो दोस्तों, इतना समझ में आया। अब दोस्तों देखो, इससे हम लोग प्रागैतिहासिक काल को दूसरे नाम से पाषाण काल से भी जानते हैं, आद ऐतिहासिक काल को हम लोग कांस्ययुगीन काल से भी जानते हैं, और ऐतिहासिक काल को हम लोग नवयुग के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? जो इसमें औजार जो ज्यादा साक्ष्य मिले हैं वो पाषाण काल इससे नाम पड़ा क्योंकि इसमें पत्थरों के साक्ष्य ज्यादा मिले हैं। इसमें जो औजार यूज होते थे, जो हथियार यूज होते थे, जो भी इसमें का साक्ष्य मिला वो किसका मिला? पत्थरों का मिला है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल। तो मतलब ये पत्थरों का युग एक हिसाब से कह लिया जाए, तो ऐतिहासिक काल में जितने भी साक्ष्य मिले वो पत्थरों के मिले हैं। आद ऐतिहासिक काल में पत्थर के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पास कांस्ययुगीन काल क्या होता है दोस्तों? यहाँ एक कांस्य नामक धातु का प्रयोग होने लगा था। यहाँ जो औजार या जो बनाए जाते थे, जो भी औजार बनाए जाते थे वो कांस्य धातु बनाए जाते थे। किस धातु से बनाए जाते थे दोस्तों? कांस्य धातु किससे मिलकर बने दोस्तों? इसमें तांबा प्लस टीन, तांबा और टीन को मिला के क्या बनाया जाता था दोस्तों? कांस्य धातु बनाई जाती थी। कौन सी धातु दोस्तों? कांस्य धातु। तो तांबा प्लस टीन को मिला के कौन सी धातु बनाई जाती थी दोस्तों? कांस्य धातु बनाई जाती थी। अगर दोस्तों पेपर में पूछ ले इस सबसे पहले, अगर एग्जाम में पूछे सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी, तो दोस्तों क्या आप लगाओगे? ठीक, तांबा। सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी? तो आप बताओगे क्या? तांबा। और तांबा और प्लास्टिक को मिला के कौन सी धातु बनाई गई थी दोस्तों? कांस्य धातु। इसलिए यहाँ ज्यादातर कांस्य धातु का यूज होने लगा था, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं हम लोग? आद ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन काल। अब दोस्तों आ जाते हैं इसका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल लोहे का यूज होने लगा था दोस्तों, लोहे का बड़ी मात्रा में प्रयोग होने लगा था, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आया, इतना समझ में आया। प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे,
आद ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले थे, पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, बस इसमें क्या था, लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके। ऐतिहासिक काल में क्या था दोस्तों, इसमें लिखित साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, इसमें जो लिखित साक्ष्य था दोस्तों उसे पढ़ा जा चुका था, तो इसलिए हम लोग ऐतिहासिक काल में लिखते हैं। अब दोस्तों पाषाण काल में हम लोग बताया कि इसमें पत्थरों का प्रयोग ज्यादा होता था, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे पाषाण काल कहते हैं। कांस्य युगीन, इसमें कांस्य का ज्यादा प्रयोग होता था, इसलिए हम लोग कांस्य युगीन काल भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल में हम लोग दोस्तों लोहे का ज्यादा यूज होता था, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब दोस्तों देखो, इसे हम और पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी हमने इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया है, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको दूसरा नाम है प्रागैतिहासिक काल का पाषाण काल, और इसका दूसरा नाम है आद ऐतिहासिक काल का कांस्य युगीन काल, और ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम क्या है, लौह युग भी कहते हैं। ठीक, अब देखो पहले हमने इतिहास को 3 पार्टों में तोड़ा, अब देखो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल भी हम लोग 3 पार्टों में तोड़ पड़ेंगे, 3 भाग में। तो कौन कौन सा प्रागैतिहासिक काल तो 3 पार्टों में तोड़ेंगे। पहला कौन सा, इसमें पूर्व पाषाण काल, दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल, तीसरा है दोस्तों नव पाषाण काल। पहला कौन सा है दोस्तों, पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखते हैं दोस्तों आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में आपने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम सुना ही होगा दोस्तों। तो आद ऐतिहासिक काल में क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता भी आती है और वैदिक सभ्यता भी आती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम लोग इसमें पढ़ेंगे आद ऐतिहासिक काल में दोस्तों। कौन कौन से आद ऐतिहासिक काल में, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, ये दोनों किसमें आ जाते हैं, आद ऐतिहासिक काल में दोस्तों। अब उसके बाद आ जाते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी हम लोग 2 पार्टों में तोड़ पढ़ेंगे दोस्तों, एक ऋग वैदिक काल, एक दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। पहला क्या है, ऋग वैदिक काल, दूसरा क्या है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल। अब देखते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम लोग 3 पार्ट में तोड़ पढ़ेंगे, एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। दोस्तों बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है प्राचीन भारत, कि इसका पार्ट हो गया प्राचीन भारत, जो कि इसको हम लोग पूरे बोलते हैं प्राचीन भारत। दोस्तों उसको तो बोलते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो आद ऐतिहासिक काल होता है, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में तोड़ पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक, इतना आया दोस्तों समझ में। दोस्तों इसका समय भी हम दिखाएंगे, अभी इसलिए नहीं दिखाया कि बीच में जगह थोड़ा कम थी, इसलिए हम लोग अभी हमने इसके समय नहीं दिखाया है, लेकिन जब इसको एक पार्ट करके पढ़ेंगे, अब अलग अलग करके पढ़ेंगे, तो इसमें हम हर चीज देखते हुए चलेंगे। बस अभी दोस्तों इसमें सिर्फ इसका स्वरूप मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर आपको स्वरूप इसका समझ में आ गया तो दोस्तों आपको पूरा इतिहास आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को स्वरूप ही नहीं समझ में आता। बच्चे इस कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये किस काल का है, ये किस काल का है। जैसे अब सिंधु घाटी सभ्यता किस काल का है, प्रागैतिहासिक काल का है कि आद ऐतिहासिक काल का है कि ऐतिहासिक काल का है। तो आपको ये दोस्तों इसका सीरियल याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है कि कैसे इसका विभाजन किया गया है। तो एक बार दोस्तों फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक इति प्लस हास। इति का मतलब होता है इस प्रकार, हास का मतलब होता है घटित हुआ होगा, मतलब अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी घटित हुई हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, इतिहास कहलाता है। कहने का मतलब यह कि अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखने से। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कहाँ के वैज्ञानिक थे, जो कहाँ के इतिहासकार थे, यूनान के इतिहासकार थे दोस्तों। अब आ जाते हैं इतिहास। हमें बताया इतिहास के स्वरूप में कैसे विभाजन इसका किया गया है, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। इतिहास में सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल में पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा होगा आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में दोस्तों हम ये पूरा खत्म करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल फिर इसको खत्म करेंगे। ठीक दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल दोस्तों हम लोग पाषाण काल में कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पत्थरों का प्रयोग होता था।
ज़्यादा होता था। पूरा पाषाण काल, पूरा इसको हम लोग 3 भागों में कन्वर्ट करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। आधि ऐतिहासिक काल को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, पहला सिंधु कालीन सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी दोस्तों हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या कहते हैं दोस्तों? लौहयुगी कहते हैं, क्योंकि आधुनिक प्रयोग ज्यादा होने लगा था। इसको भी हम लोग 3 पार्टों में विभाजित करते हैं। पहला हो जाएगा प्राचीन भारत, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारत, तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? आधुनिक भारत। तो ये हो गया इतिहास का स्वरूप। तो दोस्तों इस क्रम को याद रखना है आपको। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या आता है? प्राचीन भारत में आगे चल के हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे और इसी तरह कुषाण वंश इस समय पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग एवं लोह युग में बांटा। दोस्तों किसने बांटा इसको? प्रागैतिहासिक काल को, आधि ऐतिहासिक काल को, ऐतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य युग एवं लोह युग में बांटा। दोस्तों हमने बताया था अभी कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं, किस काल के नाम से? पाषाण काल के। और आधि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग के नाम से जानते हैं, और ऐतिहासिक काल को लोह युग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसको किसने बांटा था? तो 1820 ईस्वी में किसने बांटा था? जर्गेनस थॉमसन ने। दोस्तों किसने? जर्गेनस थॉमसन ने। दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना। 1820 ईस्वी में कब बांटा था इसको? 1820 ईस्वी में इसको विभाजित किया था। दोस्तों 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने, किसने? ध्यान रखना, जर्गेनस थॉमसन ने इसे किसको? प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल में बांट दिया, आधि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग कहा और ऐतिहासिक काल को लोह युग कहा। क्यों कहा? हमने पहले बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों के औजार ज्यादा मिले, पत्थरों के अवशेष ज्यादा मिले उत्खनन में, तो इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा। कांस्य युग में हमने बताया दोस्तों यहाँ कांसे का प्रयोग ज्यादा होता था। कांसे में क्या किया था? तांबा प्लास्टिक को मिला के क्या बनाया गया था? कांस्य बनाया गया था। तो दोस्तों इसलिए से क्या कांसे में ज्यादा प्रयोग होता था ऐतिहासिक काल में, इसलिए ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन काल भी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले, सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? तो सर्वप्रथम दोस्तों धातु की खोज हुई थी? तांबे की खोज हुई थी। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये तो हो गया 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य युग एवं लोह युग में बांटा। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहते हैं। किसको कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहते हैं। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहते हैं। दोस्तों हमने बताया था इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये यही बोर्ड पे ही याद हो जाए, क्लास में ही ज्यादातर चीजें याद हो जाए। तो हमने क्या था? प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो इसमें प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहते हैं। दोस्तों किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। एक बार फिर से देखना दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ध्यान रखना दोस्तों। और जर्गेनस थॉमसन ने क्या किया था? पाषाण काल, कांस्य युगीन काल और लोह युग में बांटा था। ठीक दोस्तों, अब यहाँ जाता भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम को। यहाँ दोस्तों हमने 4 नाम लिया। पहला कौन होता है? हेरोडोटस। तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। और जर्गेनस थॉमसन ने क्या किया था? तो पाषाण काल, कांस्य युगीन और लोह युग में बांटा था। दोस्तों ज्यादा कंफ्यूजन बहुत होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहते हैं। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इतना दोस्तों मुझे विश्वास है कि इतना तो याद आ ही गया होगा आपको। अब देखते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल।
हमने इतिहास को 3 पार्ट में तोड़ा था, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसी में से पहला जो भाग है उसे हम क्या प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं। दोस्तों ने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में कौन सा काल हम कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं दोस्तों, पाषाण काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या कहते हैं दोस्तों, पाषाण काल भी कहते हैं। अब पाषाण काल में क्या क्या मिला था, मतलब पत्थरों के औजार मिले थे। क्या पत्थरों के औजार मिले थे, जैसे औजार क्या क्या मिले थे दोस्तों, भाले मिले थे। ज्यादातर पत्थर के औजार मिले थे, जैसे भाले मिले थे, बर्छी मिले थे, छेनी। आप जानते हैं कि भाले बर्छी क्या होते हैं, भाले बर्छी छेनी चाकू हथौड़े व हस्त कुल्हाड़े। दोस्तों ये सभी किसके थे, ये सभी पत्थर के थे। पत्थर के साथ साथ दोस्तों कुछ शख्स हड्डियों को भी मिले, हड्डियों को भी ये लोग औजार में यूज करते थे। लेकिन ज्यादातर जो मिले हैं ये पाषाण काल, वो पत्थरों में मिले, इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। औजार में क्या क्या मिला दोस्तों इस काल में, भाले बर्छी छेनी चाकू हथौड़े व हस्त कुल्हाड़े मिले। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया। अब आ जाते हैं जीवाश्म। जीवाश्म में क्या क्या दोस्तों मिला, जीवाश्म का क्या मतलब होता है, जीवाश्म का मतलब होता है दोस्तों पशुओं तथा मानव की अस्थियां। क्या दोस्तों, पशुओं तथा मानव की अस्थियां। दोस्तों जीवाश्म क्या क्या मिला, पशुओं तथा मानव की अस्थियां मिली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अब इसके मिलने से क्या ज्ञात हुआ दोस्तों, तो पशु तथा जो मानव की अस्थियां मिली उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। दोस्तों इसके मिलने से क्या हुआ, अब उस समय के मानव का जो आदि मानव हुआ करता था उसकी शारीरिक रचना के बारे में दोस्तों पता चला। उनकी आयु कैसे थी, उनकी आयु क्या थे, इसके बारे में पता चला कि वो किस युग के थे, उनकी आयु क्या थी, कितने साल के थे। उनका रहन सहन पता चला दोस्तों, वो कैसे रहते थे, और उनकी कालावधि पता चली कि वो कितने साल पुराने हैं। ठीक दोस्तों, तो जीवाश्म क्या मिला दोस्तों, पशुओं तथा मानव की अस्थियां मिली। क्या मिली थी दोस्तों, पशुओं तथा मानव की अस्थियां मिली थी। इससे भी क्या क्या ज्ञात हुआ, शारीरिक रचना, आयु, रहन सहन एवं कालावधि, इससे हमें ज्ञात हुआ। अब देखते हैं दोस्तों और किस, जैसे पुरातात्विक शास्त्र में और क्या क्या मिला। पहला तो औजार मिला दोस्तों, दूसरा हमारा जीवाश्म मिला, और तीसरा क्या जाता है, चित्रकला। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चित्रकला मिला, इसी से ये पुरातात्विक साक्ष्य मिले दोस्तों। यहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, हम पहले ही बता चुके हैं प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिर्फ क्या मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। वो भी क्या, पाषाण काल में पत्थरों के औजार ज्यादा मिले हैं, जैसे औजार भाले बर्छी छेनी चाकू हथौड़े व हस्त कुल्हाड़े थे दोस्तों। जीवाश्म पशुओं तथा मानव की अस्थियां, उनसे क्या ज्ञात हुई, उनकी शारीरिक रचना, आयु, रहन सहन एवं उनकी कालावधि के बारे में पता चला। अब आ जाते हैं दोस्तों चित्रकला। अब ये चित्रकला भी उस समय मिले, जैसे गुफाओं एवं दीवारों पर अंकित चित्र। दोस्तों उस समय के लोग गुफाओं में रहते हैं, जो आदि मानव लोग कहाँ रहते हैं दोस्तों, गुफाओं में रहते थे। तो गुफाओं में लोग क्या बना देते थे, चित्र बना देते थे। चित्र में जैसे जानवरों के चित्र बना देते थे, इनकी लिपि भी वैसी होती थी, ये लोग जानवरों के चित्र जैसे ये लोग लिपि बनाते थे। तो दोस्तों गुफाओं एवं दीवारों पर ये लोग क्या करते हैं, चित्र बना दिए। जैसे फ्रांस के नगर लास्को में स्थित गुफाएं, तो फ्रांस के नगर लास्को में जो स्थित गुफाएं हैं वहां पर चित्र के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। स्पेन में स्थित आलमीरा, में इसके साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों वलेनासिया की गुफाओं में अंकित जैसे सांड, हाथी, भेड़िए, हिरण, गैंडे आदि के चित्र मिले हैं। तो दोस्तों फ्रांस के नगर लास्को में स्थित गुफाओं में चित्र के प्रमाण मिले हैं चित्रकला के, इसी काल के। स्पेन में स्थित आलमीरा के भी प्रमाण मिले हैं चित्रकला के, और वलेनासिया की गुफाओं में अंकित सांड, हाथी, भेड़िए, हिरण और गैंडे के चित्र भी मिले हैं। अब दोस्तों ये तो हो गए, कुछ देश में मिले हैं। अब इसमें आ जाते हैं भीमबेटका। भीमबेटका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट डाल देना, क्यों, क्योंकि ये भारत में मिला है। भारत किस जिले में मिला है, मध्य प्रदेश, एमपी में दोस्तों। कहा भीमबेटका, कहा एमपी से मिले चित्रकला। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जो चित्रकला मिली है वो तीनों काल की मिली है। अभी तरह के ऐतिहासिक काल से तीन भागों में और विभाजित करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो यहाँ जो भीमबेटका से जो चित्रकला के नमूने मिले हैं दोस्तों वो तीनों काल के मिले हैं, पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नव पाषाण काल के।
भीमबेटका से, एमपी से, वो तीनों काल के हैं। पूरा पाषाण काल के भी हैं, मध्य पाषाण काल के भी हैं और नव पाषाण काल के भी हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, भीमबेटका से चित्र के नमूने मिले हैं, चित्रकला के नमूने मिले हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देकर दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कितने काल, तीनों काल के मिले हैं। ठीक, उसके बाद ये तो मिले हैं, चित्रकला तो मिले हैं, और क्या क्या इसमें साक्ष्य मिले, जैसे मूर्तियां मिली हैं, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ध्यान रखना दोस्तों, मृदभांड का मतलब नहीं समझ आता, तो मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो मूर्तियां मिले हैं, मृदभांड मिले हैं तथा मोहरों के भी अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर से एक बार विचार कर लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं इसे। दोस्तों 1820 ईस्वी में पाषाण काल, कांस्य युगीन काल और लौह युग में किसने बांटा था? तो जर्गेनस थॉमसन ने बांटा था। किसने दोस्तों? जर्गेनस थॉमसन ने। और प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और इतिहास के जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो हेरोडोटस को कहते हैं। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में बता दो दोस्तों, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिर्फ प्रतात्विक साक्ष्य मिले हैं। प्रतात्विक साक्ष्य में भी क्या क्या मिले हैं? औजार मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, चित्रकला मिले हैं। इसी से इसके काल के बारे में बताया गया है। तो औजार में क्या क्या मिले हैं? जैसे भाले, बर्छी, छेनी, चाकू, हथौड़े व हस्त कुल्हाड़े मिले हैं दोस्तों। और जीवाश्म क्या होता है दोस्तों? पशुओं तथा मानव की अस्थियां मिली। क्या मिली हैं? पशुओं तथा मानव की अस्थियां। इनसे क्या पता चला दोस्तों? उस समय के आदमी शारीरिक रचना कैसे थी, वो कितने बड़े होते थे, कितने छोटे होते थे, इस सब के बारे में हम पता चला है। और उनकी आयु के बारे में पता चला है कि वो कितने साल जीते थे। उनका रहन सहन पता चला दोस्तों, एवं कालावधि के बारे में पता चला है। तो ये जीवाश्म से हमें पता चला। अब उसके बाद आ जाते हैं चित्रकला में कहा था गुफाओं और दीवारों पर अंकित चित्र। हमने बताया कि उस समय के आदि मानव गुफाओं में ज्यादातर निवास करते थे। तो गुफाओं और क्या खाते थे? मांस खाते थे, कंद और फल ज्यादा खाते थे। उनको खेती के बारे में अभी कोई पता नहीं, न कृषि करना जानते थे, न वो स्थायी रूप से रहना जानते थे अभी। तो वो गुफाओं में रहते थे। गुफाओं की दीवारों पर अंकित चित्र, जैसे फ्रांस के नगर लास्को में स्थित गुफा है, स्पेन में स्थित आलमीरा, वाराणसी गुफाओं में अंकित सांड, हाथी, भेड़िए, हिरण, गैंडे के चित्र। दोस्तों इसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, क्योंकि अपने भारत में भीमबेटका एमपी से मिले चित्रकला के नमूने कितने तीनों काल के थे। ध्यान रखना दोस्तों, कितने काल के थे? तीनों काल के थे। भीमबेटका जो चित्रकला के नमूने मिले वो तीनों काल के थे। अब उसके बाद इसके अलावा भी मूर्तियां मिली हैं अवशेष में, उत्खनन में। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं दोस्तों, तथा मोहरों के अवशेष भी मिले हैं। दोस्तों सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, इसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्वरम तमिलनाडु में प्रागैतिहासिक काल खोजी, पत्थर की कुल्हाड़ी यहाँ खोजी थी। क्या खोजा था? सर्वप्रथम इसने 1863 ईस्वी में किसने खोजा था दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कहाँ से? पल्वरम कहाँ? तमिलनाडु से। क्या वहाँ से क्या खोजा दोस्तों? पत्थर की कुल्हाड़ी खोजी थी। क्या खोजी दोस्तों? पत्थर की कुल्हाड़ी। इसी खोज से प्रागैतिहासिक काल की खोजों का फिर एक क्रम भी शुरू हो गया। तो दोस्तों उसके बाद एक के बाद एक खुदाई हुई। उसके बाद क्या मिला? प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी मिली। तो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, दोस्तों डेट याद रखेंगे, 1863 ईस्वी में किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट हमने बताया था नहीं, तो प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। तो जाहिर सी बात है कि जो पत्थर की कुल्हाड़ी मिली होगी वो किस काल में मिली होगी? प्रागैतिहासिक काल में मिली होगी। तो दोस्तों सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्वरम तमिलनाडु से, कहाँ से? पल्वरम तमिलनाडु में। पल्वरम से क्या खोजा था? पत्थर की कुल्हाड़ी खोजा था। तो इतना ध्यान रखना दोस्तों।
तो सर्वप्रथम किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहते हैं, ध्यान रखना उसको। अब ये किस संस्था के सदस्य थे? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक भारतीय संस्था थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए रॉबर्ट ब्रूसफुट कार्य करते थे। ठीक, तो उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं पुरातात्विक वस्तुओं का काल निर्धारण। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को पता नहीं होता कि पुरातात्विक काल का निर्धारण कैसे होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? पुरातात्विक वस्तुओं का काल निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो कार्बन 14 के द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा होता है? कार्बन 14 के द्वारा। तो पुरातात्विक वस्तुओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो कार्बन 14 के द्वारा होता है दोस्तों। कैसे? कोई भी सजीव चीज है, कैसे होता है? कोई भी सजीव चीज है दोस्तों जैसे, तो वो क्या होता है? कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है कार्बन 14। तो रेडियोधर्मी कार्बन 14 का वायुमंडल से अवशोषण करता है। एक निश्चित मात्रा में कार्बन 14 कोई भी सजीव है तो कार्बन 14 क्या करता रहता है दोस्तों? अवशोषण करता है सजीव का। अब देखो कार्बन 14 को अवशोषण करता रहता है। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद कार्बन 14 का अवशोषण बंद कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों क्या करता है? कार्बन 14 का धीरे धीरे वो क्या करता रहता है? बाहर एक निश्चित मात्रा में वो अपना कार्बन 14 खोता रहता है। तो इसी से हमारे वैज्ञानिकों ने इसे क्या किया? कार्बन 14 के आधार पर काल निर्धारण किया। अब उसके बाद आ जाते हैं बोरी। सबसे पहले बोरी महाराष्ट्र से। कहा दोस्तों? बोरी महाराष्ट्र की बोरी से सबसे पुराने पाषाण उपकरण मिले, मतलब पत्थरों के उपकरण मिले। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि सबसे पुराने पाषाण उपकरण कहाँ से मिले, तो बोरी से मिले। कहाँ से मिले? बोरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। कितने लाख वर्ष पुराने हैं? तो 14 लाख वर्ष पुराने। कितने लाख वर्ष पुराने हैं? तो 14 लाख वर्ष पुराने हैं। ध्यान रखना। कहाँ से मिला दोस्तों? बोरी। कहाँ? बोरी महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से क्या मिला? सबसे पुराने पाषाण उपकरण मिले। कितने लाख वर्ष पुराने हैं? तो 14 लाख वर्ष पुराने हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवल तमिलनाडु से पत्थर की कुल्हाड़ी की खोज की थी। उसके बाद आ जाते हैं ये किस संस्था के सदस्य थे? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य थे। उसके बाद पुरातात्विक वस्तुओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो कार्बन 14 के द्वारा होता है। अभी हमने बताया नहीं कैसे होता है। उसके बाद सबसे पुराने पाषाण उपकरण पत्थर के उपकरण कहाँ से मिले दोस्तों? तो महाराष्ट्र के बोरी से मिले थे। कितने लाख वर्ष पुराने दोस्तों? तो 14 लाख वर्ष पुराने हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।